भी चलाता है। और हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लायक है क्या? हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक सबसे ज्यादा अगर है तो या तो टेक्सटाइल है या हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है, आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते। और कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उसकी समझ देखिए, सूझ देखिए कि भारत से कालीन निर्यात होता है, गलीचा, पता नहीं मराठी में उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम, कारपेट। तो कारपेट हमारे देश से बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता, अमेरिका में जाता, यूरोप में भी जाता। तो हमारे कारपेट ने जब वहां मार्केट बनाना शुरू किया तो अमेरिकन सरकार ने हल्ला मचाना शुरू किया कि इंडियन कारपेट बनाने में चाइल्ड लेबर लगता, इसलिए इसको बैन करो। तो चाइल्ड लेबर के नाम पर हमारे देश के कारपेट पर उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया। और देखिए इनका दो मुहा चरित्र देखिए कि अमेरिका में अगर 14 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता है और पढ़ाई करता है तो कहते हैं ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। और मेरे देश में कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ मिलकर कालीन बनाता है अपने घर में बैठ के तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। ये दोहरा स्टैंडर्ड देखिए। और आपको मैं जानकारी दे दूं, ILO की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन इंडस्ट्रीज में इस समय लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 14 साल के आसपास है। कोई प्रश्न नहीं पूछता कि तुम्हारे यहां चाइल्ड लेबर है। वहां वो कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, देखो कितना काम करते हैं, अपने पेट का भी जुगाड़ करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो मेरे देश में जब कोई बच्चा करने की कोशिश करता है तो कहते चाइल्ड लेबर है। तो जहां मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता था अमेरिकन मार्केट में, चूंकि मेरे पास कालीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वहीं पर उन्होंने मार पीटना शुरू कर दिया। और फिर क्या कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के अनुसार आपके यहां मजदूरी कम दी जाती है। तो आप जरा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जब चलती है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनमें एक तो कैपिटल होता है, दूसरा लेबर होता है, तीसरा मैनेजमेंट होता है, चौथा रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और पांचवा होती है विल पावर माने संकल्प शक्ति। तो किसी देश के पास कैपिटल ज्यादा है, किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी देश के पास लेबर ज्यादा है, किसी देश के पास अपनी विल पावर ज्यादा, वगैरह वगैरह। तो ये तो पैरामीटर्स है ना किसी भी इंडस्ट्री को चलाने वाले। तो अमेरिका हमसे यह उम्मीद करता है कि आप अमेरिकन पूंजी के लिए भारत के बाजार को खुला छोड़ दीजिए। तो इसके पलट के मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के पास चूंकि कैपिटल सरप्लस है तो मेरे पास लेबर सरप्लस है, तो अमेरिका अपना दरवाजा खोले मेरे लेबर्स को जाने के लिए, तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा। अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होने वाला कैसे है? अमेरिका की पूंजी मेरे बाजार में अगर बिना किसी बाधा के आना चाहती है तो अमेरिका के बाजार में मेरे लेबर को बिना किसी बाधा के घुसने का लाइसेंस दे दो, तो मैं मानता हूं कि तुम ग्लोबलाइजेशन की चाहत हो। अदरवाइज ये कैसे संभव हो सकता है कि अमेरिका की पूंजी मेरे मार्केट में घुसती चली जाए और मेरे लेबर्स अगर अमेरिका में जाना शुरू करें तो उन पे इमिग्रेशन की पाबंदियां लगाना शुरू किया जाए? ये कैसे संभव हो सकता है? और मैं इस बात में अपने आप को नीचा नहीं मानता। अमेरिका के पास कैपिटल सरप्लस है, मेरे पास स्किल्ड लेबर का सरप्लस है। जितना ज्यादा स्किल्ड लेबर दुनिया में चाइना के पास है, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है। तो जिसके पास जो चीज सरप्लस है उसी का तो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अमेरिका के पास कैपिटल का सरप्लस है, मेरे पास लेबर का सरप्लस है, दोनों एक्सचेंज करें तब तो हम मानेंगे कि लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन के कानून बदलना शुरू कर दिया है, यूरोप ने भी शुरू कर दिया। फ्रांस जैसे देशों में तो ये डिमांड शुरू हो गई है कि इंडियंस को बाहर निकालो। फ्रांस में एक बड़ा भारी नेता है जिसका नाम है जियो मारिया लापें। जियो मारिया लापें प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है इस बार, और वो कुछ वोटों से हारा। अगर वो जीत गया होता इस बार फ्रांस के इलेक्शन में तो मार मार के इंडियंस को उसने बाहर निकाल दिया होता, जियो मारिया लापें ने। उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है कि फ्रांस को बर्बाद कर दिया एशियन लोगों ने, इंडियंस लोगों ने, क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ के लोग क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनके मार्केट में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाती है। तो वो एशियंस के खिलाफ है, इंडियंस के खिलाफ है। वो तो अच्छा हुआ जीत नहीं पाया, नहीं तो फ्रांस में तो लाखों इंडियंस को बाहर निकलवा दिया होता। और इसके उल्टा हो गया, न्यूजीलैंड में पिछले 7 वर्षों में 1.5 लाख इंडियंस को बाहर कर दिया गया। कहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? वो तो अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं। ये हम बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बराबर कानून बदलते चले जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। और आपको एक ताजा ताजा जानकारी दे दूं, हो सकता है आपको आश्चर्य हो जाए, मुझे भी आश्चर्य हुआ।
अभी 15-17 दिन पहले मुझे पता चला, अमेरिकन पार्लियामेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट से एक कानून पारित करवा दिया है। उसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। और मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने तो उससे कहा कि बिना देरी किए हुए उस कानून की कॉपी मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि किया क्या है उन्होंने। और वो कानून की कॉपी मेरे पास आ गई है, और वो कानून पिछले 3 महीने से वहां डिस्कशन में था पार्लियामेंट में, अभी पारित हो गया। तो उस कानून को मैं आजकल पढ़ रहा हूं, तो कितनी चतुराई के साथ अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है। एक भी इंडस्ट्री अमेरिका ने ऐसी नहीं छोड़ी जो उस कानून की परिधि के बाहर हो। और उस कानून की प्रस्तावना में सबसे पहला वाक्य बहुत स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि यह कानून अमेरिकन पार्लियामेंट से पारित हुआ है और अमेरिकन पार्लियामेंट सॉवरेन है, इसलिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस कानून को बदलवा नहीं सकेगा। बात खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म कर दिया उन्होंने। माने कभी हमारे जैसे देश WTO में जाएं, गेट में जाएं, उनकी शिकायत करें और शिकायत के आधार पर अमेरिकन डोमेस्टिक लॉज को बदलवाने की कोशिश करें, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखवा दिया कि हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन है और इस पार्लियामेंट का पारित किया हुआ ये कानून है, इसलिए इसको कोई नहीं बदलवा सकता। और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट पारित हो सकता है, तो इंडियन पार्लियामेंट में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं पारित हो सकता? और अमेरिकन पार्लियामेंट में जब बाय अमेरिकन एक्ट पारित हुआ है, तो हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के समर्थकों ने चू नहीं मुंह से निकाला, और ना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने चू किया मुंह से। एक तरफ ये बात कहने वाले लोग हैं कि हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, फ्री मार्केट चाहते हैं, फ्री इकोनॉमी चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन पार्लियामेंट बाय अमेरिकन एक्ट पारित करवा रही है। कोई नहीं बोल रहा है इस पे। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे देश में बाय इंडियन एक्ट पारित हुआ, तो मेरे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इसको गालियां देना शुरू कर देंगे कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक भी सेनेटर नहीं है जिसने इसके खिलाफ कुछ किया हो। और आप ये जान लीजिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की सहमति से यह कानून पारित हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट में। किसी भी अपोजिशन के एमपीज ने वहां विरोध नहीं किया इस कानून का, सबने एक सहमति से उसको पारित कराया, क्योंकि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है इस कानून में जो प्रिजर्व होते हैं। तो हम हमारे इंडियन इंटरेस्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकते क्या? अगर हम करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे आप 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं इस देश को। ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो 1991 तक डंपिंग का कानून था, उसको इतना ढीला कर दिया गया है कि इस समय हिंदुस्तानी बाजार में बिल्कुल मुफ्त के दाम में विदेशियों का माल बिकना चालू है। और विदेशी कंपनियां तो घोषित रूप से ये कहकर आती हैं कि शुरू के 2 साल अगर घाटा भी उठाना पड़े तो उठाएंगे, एक बार इंडियन मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लो, फिर जो मन में कीमत आएगी वो वसूलेंगे हम। तो पूरी की पूरी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया पिछले 2-3 साल में इस एंटी डंपिंग कानून के हट जाने के कारण। और कैसे बर्बाद हुई इंडियन केमिकल इंडस्ट्री, आप तो समझदार हैं, इसलिए एक ही स्टेटमेंट में समझ जाएंगे कि बाहर से आने वाला जो रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट है, दोनों पे ड्यूटीज एक जैसे। बर्बाद कर दिया पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पिछले 3 साल में इन लोगों ने। पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन्होंने, पूरी की पूरी पेपर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस देश में। और अब अगले 2 महीने के बाद इस देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने जा रही है, क्योंकि अब ताइवान की कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है और वो आ रहे हैं इस देश में 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट बेचेंगे। करो कंपटीशन आप उनके साथ। और वो कैसे बेचेंगे ताइवान के लोग 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। कई लोग ये तर्क देंगे कि अगर वो 20 रुपए में बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते? तो समझिए कि वो क्यों बेचेंगे। ताइवान की सरकार एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है, और दूसरी बात, ताइवान की हर कंपनी को लोन मिलता है 3.5% के इंटरेस्ट पर। तो चूंकि ताइवान की गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और 3-3.5% का उनका लोन है, इंटरेस्ट लोन है, हमारे देश की कंपनियों को इंटरेस्ट देना पड़ता है 14, 15, 16% और कभी कभी तो 20-25% तक चला जाता है। और भारतीय सरकार बिल्कुल समर्थन नहीं करती हमारी कंपनियों का। ताइवान की सरकार तो अपनी कंपनियों के पीछे खड़ी हुई है। हमारी सरकार तो अपनी कंपनियों को जितनी गालियां देनी होती हैं दे लेती है, क्योंकि इस देश में गाली देना स्वदेशी को ही सबसे ज्यादा आसान है। एक फैशन बन गया है स्वदेशी को गाली देना। अपने देश को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है, अपनी संस्कृति को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है, और स्वदेशी को गाली देना भी प्रोग्रेसिव होना माना जाता है। परेशानी तो इस बात की है इस देश में
कि यहाँ जो अपने देश को जितनी ज्यादा गाली दे, जो अपनी संस्कृति को जितनी बुरी भली कह दे, जो अपने देश के स्वदेशी को जितना बुरा भला कह दे, वो उतना ही अधिक प्रोग्रेसिव, इतना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल। ये तो डेफिनेशन है इस देश की।